हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री होती है उसको स्टडी करने के लिए हम कौन कौन से सोर्स पढ़ते हैं। तो पहला होता है टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है वो, तो टेक्सचुअल सोर्स जो लोगों के द्वारा उस टाइम लिखा जाता है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें आपका होता है एनस, एनस मतलब जो ईयर बाय ईयर हिस्ट्रीज होती है उसको पढ़ना। इसके अलावा लेटर्स को पढ़ना, स्पीचेस को पढ़ना और सेरेमनीज या लॉस को पढ़ना। ठीक है, इससे क्या होता है आपका, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाते हो वहाँ के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में और आइडियाज के बारे में। दूसरा सोर्स होता है आपका डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री कौन सा होता है आपका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो होता है कागजात जैसे होते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट जैसे कि इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता था जो पत्थरों पे लिखते हैं। ठीक है, पत्थरों के ऊपर के लिखने को कहते हैं आपका इंस्क्रिप्शन। और जैसे कि पेड़ों के ऊपर लिखते थे लोग, तो पेपराई पेड़ के ऊपर भी लिखते थे। पेपराई जो प्लांट होता था वो कहाँ से था, पेपरस प्लांट से मिलती थी ये। और ये कहाँ ग्रो होता है, नाइल रिवर के पास में। और जो इसको पढ़ते थे, जो पेपराइज को पढ़ते थे उसको कहते थे पेपरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये पता चलता था हमें कि वहाँ की जो लाइफ है वो कैसी है, एवरीडे लाइफ के बारे में बताते थे। तीसरा आपका मटेरियल रिमेन, कि जो भी मटेरियल बच जाए, जैसे खुदाई वगैरह करवाते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई के थ्रू उनको मिलता है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जो पोइट्री वगैरह, जो बर्तन वगैरह कुछ मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तो इससे पता चलता है हमें। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी डेली लाइफ कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि जोग्राफिकल इवेंट्स क्या थे रोमन एम्पायर की। ये 3 कॉन्टिनेंट में फैला था आपका ये, तो कहाँ कहाँ इसका वो है। 8 मार्कर क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, अभी छोटा डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो पहला है नॉर्थ में। नॉर्थ में इसकी 2 रिवर थी, जो थी राइन और डेन्यूब। ईस्ट में क्या था, सीरिया। साउथ में क्या है, सहारा डेजर्ट। और वेस्ट में क्या है इसका, स्पेन। ठीक है, और बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है आपका। और मेडिटेरियन सी को ही क्या कहते थे, हर्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहते थे, क्योंकि बिल्कुल बीच में है ये। और 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं जहाँ ये फैला, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। एशिया जो वेस्ट एशिया है ना, वो वाला एशिया, सॉरी हाँ वेस्ट एशिया। ठीक है, अगला है कि पॉलिटिकल सिस्टम इन रोमन एम्पायर कौन होते थे, या क्वेश्चन आता है 3 मेन पॉलिटिकल फोर्सेस या 3 मेन प्लेयर, कौन 3 इसमें मेन खिलाड़ी थे। तो कौन थे आपके, पहला एम्पीरियर, एम्पीरियर मतलब जो राजा होते हैं। ठीक है, राजा जो होते थे, जिन जो सुप्रीम रूलर होते थे, जिनके पास फाइनल अथॉरिटी होती थी। तो सबसे पहला है आपका अगस्टस। अगस्टस ने अपने आप को बोला था प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट का मतलब होता है, उसने अपने आप को बोला हिमसेल्फ लीडिंग सिटीजन, कि वो सबको लीड करता है। ठीक है, और इनके टाइम के पीरियड को, अगस्टस के टाइम के पीरियड को बहुत शांति वाला पीरियड भी कहते थे। क्यों कहते थे आपका, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, कि जो अगस्टस का टाइम पीरियड था उस पीरियड को पीस का पीरियड कहते थे, पैक्स रोमाना कहते थे। क्योंकि 2 डिकेड मतलब 20 ईयर्स इन्होंने रूल किया, और 20 ईयर्स में इनका बहुत प्यार, मतलब बहुत शांति से रहा था। तो रीजन क्या थे, पहला कि अगस्टस से पहले जो रोम था, बहुत सारे सिविल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में जब लड़ने लगता है एक देश के अंदर, उसे कहते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर के कारण बहुत ज्यादा बिजी था रोम, जिसको किसने बंद करा, अगस्टस ने बंद किया। दूसरा है कि इन्होंने ऑर्डरली सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, एक स्टेबल गवर्नमेंट बना दी। तीसरा, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जनरेट करी। ठीक है, सिक्योर करे फिल्ट्रेस, मतलब जो वो होता है गेट वगैरह, उसको उन्होंने वो बनवाए, किले वगैरह बंद करवाए इन्होंने। इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरेट हुआ उस टाइम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बहुत सारा बनवाया, बिल्डिंग्स वगैरह, सिटीज का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ उस टाइम। ठीक है, और इन्होंने आर्ट्स और कल्चर्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगला हम पढ़ेंगे दूसरे प्लेयर कौन थे आपके, पहले प्लेयर थे आपके एम्पीरियर। दूसरे होते हैं बेटा आपके सेनेट या एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जो कौन होते थे, वेल्दी लैंड ओइंग फैमिलीज, वो लोग जो बहुत पैसे वाले होते थे और जिनके पास जमीन होती थी। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये इनका जो बिहेवियर होता था वो जज किया जाता था आपका। और ये डरते किससे से, आर्मी से डरते थे आपका। मतलब इससे पहले, मतलब एम्पीरियर से पहले जो रूल होता था, रिपब्लिक थी। रोमन पहले रिपब्लिक एरिया था आपका। ठीक है, और उस टाइम जो पर्सन था वो कौन था, ऑक्टेवियन। ठीक है, जिसको हटाकर फिर कौन आए थे, आपके एम्पीरियर आए थे। ठीक है, ऑक्टेवियन द्वारा हटाया गया था आपका सेनेट को। अगला है आर्मी। आर्मी जो होती है आपकी, यहाँ पर एक अच्छी खास है कि रोमन एम्पायर में जो आर्मी होती थी वो पेड होती थी, पैसे देके करते थे। और मिनिमम 25 ईयर्स की उनको सर्विसेज
लेनी पड़ती थी, बहुत पावरफुल होते थे ये, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मान लो कभी बात नहीं हो रही इनकी, मतलब डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो ये क्या कर सकते थे, मतलब वो कर सकते थे, म्यूटनी वगैरह विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे ईरान और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है, ईरान और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि रोम अगर आप देखोगे तो रोम के साइड में ही, इधर अगर रोम है तो रोम के साइड में ही आपका क्या देखने को मिलेगा, ईरान की साइड देखने को मिलेगा। इसी को हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये क्या बना, एक खतरा बनना स्टार्ट हुआ रोम के एम्पायर के लिए। तो ईरान जो है वहां पर एक ही टाइप के लोग रहते हैं, इरारियन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म है, जबकि रोम 3 कॉन्टिनेंट में फैला है, तो बहुत सारे अलग अलग कस्टम्स, बहुत सारे अलग टाइप के लोग मिलेंगे यहाँ पर। और ईरान में सिर्फ एक ही लैंग्वेज मेनली बोली जाती है, जबकि रोम में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन देखें, अगर इनकी लीगल लैंग्वेज देखिए तो वो वेस्ट में लैटिन होती थी और ईस्ट में क्या होती थी, ग्रीक होती थी, ठीक है। और आर्मी अगर देखोगे तो यहाँ पर ईरान के अंदर कॉन्सिक्रेप्टेड आर्मी होती थी, मतलब जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया जाता था, जबरदस्ती भर्ती की जाता था, क्योंकि यहाँ पर पैसे देके सोल्जर्स को लॉन्ग सर्विसेज के लिए लिया जाता था। और ये कॉमन कल्चर है क्योंकि एक ही टाइप का, और यहाँ पर कल्चर्स क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगला है कि कितना बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर। अगर मैंने आपको बोला 3 कॉन्टिनेंट में फैला, इंडिया एक ही कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में, जबकि ये 3 कॉन्टिनेंट में फैला था, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो रीजंस है आपका, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूफ्रेट्स रिवर भी है, जो बहुत ज्यादा इन्होंने एनेक्स, मतलब इन्होंने क्या कर लिया था, उस पर कब्जा वगैरह कर लिया, तो ये भी इनके कंट्रोल में आ गई। इसके अलावा ये टैक्स वगैरह लेते थे, टैक्सेशन के थ्रू ये अपना वो करते थे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड होता था, वो किसके ऊपर होता, अर्बनाइजेशन के ऊपर, मतलब बहुत सारी सिटीज के ऊपर। तो मेजर सिटीज कौन सी थी, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटॉइक, ये सारी जो थी मेन सिटीज थी, ठीक है। इसके अलावा ये टैक्स कलेक्ट करते थे कहाँ से, कंट्री साइड वाले लोगों से भी। और जो लोकल अपर क्लास लोग होते थे वो इनकी मदद करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से फैला रखा था इन्होंने, ठीक है। और लैंग्वेजेस इन्होंने 2 बांट दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बांट दी थी। अब यहाँ पर एक टर्म भी दे रहे हैं आपको, डेनेरियस, डेनेरियस या दिनार्स भी पढ़ते हैं इसको। ये थी रोमन सिल्वर कॉइन्स, मतलब सिक्के होते थे जो सिल्वर होते थे, इसको बाद में हटा दिया गया था। अगला है रोमन एम्पायर के क्या क्या फेज हुए। तो रोमन एम्पायर अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक हुआ अर्ली एम्पायर, अर्ली एम्पायर मतलब जो पहले था, 3rd सेंचुरी से पहले वाला पीरियड, और एक 3rd सेंचुरी के बाद, क्योंकि 3rd सेंचुरी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया था। तो 3rd सेंचुरी क्राइसिस या क्वेश्चन आता है, ईरान, Sasanian dynasty and Germanic tribes were the main dangers for the Roman Empire. Explain। कि यहाँ अगर स्पेसिफिक भी आ जाए कि 3rd सेंचुरी क्राइसिस है, तब भी आप ये पॉइंटर्स डाल सकते हो, और अगर ऐसे अलग अलग पूछा जाए तब भी बता सकते हो। और अगर अगर सिर्फ ईरान का आ जाए तब भी ये पॉइंटर डालो, और सिर्फ जर्मनी का आ जाए, तो एक ये इतने से पॉइंट से आपको पूरे, मतलब ये जो भी 4-5 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्या था आपका, इस टाइम 2 साइड से रोमन बहुत फंस गया, जैसे कि मान लो ये बीच में रोम है, तो ईस्ट से क्या हो रहा था, ससानियन डायनेस्टी, मतलब ईरान, ईरान कंट्रोल करना चाह रहा था, और इधर से नॉर्थ से क्या हो रहा था, जर्मन। तो ये अपना एक्सपेंड कर रहे थे और ये अपना एक्सपेंड करते थे, जिससे जो रोमन का एरिया है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो थ्रेट्स क्या क्या थे आपके, तो पहला थ्रेट कि भाई ससानियन डायनेस्टी बहुत पावर में आ गई और बहुत एग्रेसिव थी, और इन्होंने कोशिश करी अपने आप को कवर करने की। और इन्होंने क्या करा, जो रोमन रूलर से इनके शापुर वन फर्स्ट, इन्होंने बहुत सारा जीत लिया रोम के एरियाज को, और रोमन एम्पायर को हरा दिया। और इन्होंने एंटॉइक, जो इसकी कैप ईस्टर्न सिटी थी इंपॉर्टेंट, किसकी, रोम की, उस तक को कंट्रोल कर लिया ईरान ने, ठीक है। और इधर से अगर हम ऊपर से देखें नॉर्थ में जर्मन, तो जर्मनी भी बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, इनके ऊपर अटैक कर रही थी। और इन्होंने राइन और डेन्यू जो इसके ऊपर है नॉर्थ में, उन दोनों रिवर्स को क्या कर लिया था, क्रॉस कर लिया था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा रोमन एम्पायर के ऊपर। तो बहुत सारी वॉर होती रही, क्योंकि ऊपर से वॉर हो रही है, इधर से वॉर हो रही है, वॉर ही वॉर चल रही है, और बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाएगी ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी सफर्ड करने लगी। कि आप देखोगे 25 एम्पीरियर चेंज हो गए थे 47 ईयर्स के अंदर अंदर, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी आपकी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर कैसा था, या फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी क्या थी, अगर स्पेसिफिकली फैमिली के बारे में आए या वुमेन्स के बारे में आए, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली थी। तो एडल्ट सन होते थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, ठीक है। और स्लेव्स को उनका क्या मानते थे, एक घर का मेंबर मानते थे आपका।
अगर वुमेन्स के राइट्स देखोगे तो वुमेन्स का राइट्स होता था उनके फादर की प्रॉपर्टी पे, ना कि उनकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, जैसे फादर की डेथ होती थी तो वो क्या बन जाते थे, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर बन जाते थे। हस्बैंड वाइफ अलग अलग फिनेंशियली पर्सन थे, क्योंकि उनकी अलग प्रॉपर्टी हो गई और फीमेल की अलग हो गई। और डाउरी सिस्टम भी था यहाँ पर, लेकिन जो भी क्लेम होता था डाउरी का वो कौन रखता था, विमेन रखते थे, जैसे कि चलता ही है आपका। इसके अलावा डाइवोर्स बहुत ईजी था यहाँ पर लेना। कोई भी पार्टी अगर लग रहा है कि भाई हमें डाइवोर्स लेना है तो एक नोटिस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं डाइवोर्स का प्रोसीजर। इसके अलावा यहाँ पर इनइक्वलिटी बहुत थी, किस बेस पे, एज गेप। एज जो एज गैप था आपका वो ज़्यादा था, क्योंकि विमेन की जो एज होती थी वो आपकी लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज़, मतलब 15 से लेके अर्ली ट्वेंटीज़, मतलब 25 से पहले पहले, बहुत बोलते हैं 25 भी, बट मैक्सिमम इतना होता था, मिनिमम 15 होता था। 15 भी नहीं, मतलब 13 से स्टार्ट हो जाता था, बट लेट है तो 15 के बाद, हाँ ठीक। इसके अलावा मेन की जो होती थी 20 लेट, मतलब 25 से लेके अर्ली 35, इतना गैप, 10 साल का गैप होता था मिनिमम। तो बहुत ज़्यादा था, मेनली अरेंज्ड होती थी और वीमेन बहुत सारी डोमिनेशन फेस करती थी, वायलेंस फेस करती थी आपका। इसके अलावा लिटरेसी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है वहाँ पर पढ़ा जाता था। जैसे कि पॉम्पेई एक रीजन था, वहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। इजिप्ट में क्या होता था, मेनली स्क्रिप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे लोग लिखने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट्स होते थे जो लिखते थे। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जैसे कि अरामाइक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर, सेलिट। ठीक है, अभी हम इतना चैप्टर ही पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। आगे हम सेकंड पार्ट में इकोनॉमिक एक्सप्रेशन और पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।